हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम इस चैनल पे जो है आपको ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ के वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चंस दिए रहे हैं स्क्रीन पे आपकी। एंड यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य वे आदर्श विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए होते हैं। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो दोस्तों है कि मूल्य वे आदर्श विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए होते हैं। तो दोस्तों ये कथन है जॉन जे केन का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि मूल्य वैल्यू शब्द किस भाषा के वैलियर से बना है? तो दोस्तों ये आपका लैटिन भाषा से बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि समाज की समस्त ऐसी इच्छाएं या अभिलाषाएं मूल्य कही जाती हैं जो कि अनुबंधन की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति में अंतर्निहित होती हैं, जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा भी उस व्यक्ति की प्राथमिकताओं, रुचियों, महत्वाकांक्षाओं के रूप में प्रकट होती है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो दोस्तों ये जो ऊपर का सेंटेंस है उसको जो है राधा कमल मुखर्जी ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि मूल्य प्रेरणाओं के विशिष्ट पहलू हैं जो कि मानवीकृत संस्कृत की झलक देते हैं। ये एकाएक किसी परिस्थिति आवश्यकताओं की संतुष्ट के आधार पर प्राप्त नहीं किए जा सकते। मूल्य हमेशा शाब्दिक एवं प्रेरक व्यवहारों में दृष्टिगोचर होते हैं तथा व्यक्ति को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए का ज्ञान कराते हैं। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो दोस्तों ये जो विचार है क्लूकॉन का, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि किसी व्यक्ति के लिए वे रुचिकर वस्तुएं मूल्य कही जा सकती हैं जिनके आधार पर व्यक्ति की रुचि एवं वस्तु में एक संबंध स्थापित हो जाता है। उक्त विचार किसका है? तो दोस्तों ये विचार न्यासी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि मूल्य नियामक मापदंड है जिनके आधार पर व्यक्तियों की चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ प्रभावित होती है तथा अपने प्रत्यक्षीकरण के अनुरूप विभिन्न क्रियाओं का चुनाव करते हैं। यह विचार किसका है? तो दोस्तों ये विचार है फ्लिंक का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि जीवन के लक्ष्यों एवं जीवन प्रक्रिया के प्रति प्राथमिकता रखते हैं बजाय किसी विशिष्ट कार्य के प्रति रुचि रखने के। उक्त विचार किसका है? दोस्तों ये है ननली का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि मानव मूल्य की प्रकृति में निम्न में कौन सा तत्व शामिल है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे मूल्य की आधारशिला विश्वास होता है। मूल्य एक शाश्वत वस्तु है जो व्यक्ति या वस्तु में अंतर्निहित होता है। मूल्य हमारे व्यवहार एवं चाल चलन के उत्पादन की व्याख्या करता है। एंड है कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो टोटल के इसमें कैरेक्टर्स हैं वो सभी मानव मूल्य की प्रकृति में पाए जाते हैं, इसलिए ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि मूल्य आदर्श विश्वास या मानदंड है जो समाज या समाज के सदस्यों के बड़े बहुमत के रूप में है। यह कथन निम्न में किसका है? तो दोस्तों ये भी कथन जॉन जे केन का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि यहाँ पे नैतिक विकास एक संयुक्त घटना है न कि पृथक पृथक प्रक्रिया। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो दोस्तों ये विचार बर्टोन जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि किसी व्यक्ति के लिए वे रुचिकर वस्तुएं मूल्य कही जा सकती हैं जिसके आधार पर व्यक्ति की रुचि एवं वस्तु में एक संबंध स्थापित हो जाता है। यह विचार निम्न में से किसका है? तो दोस्तों ये विचार पर्सी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2000 में जो है सन 2000 में इसको जो है लागू किया गया था। एंड है कि मूल्य वह साधन है जिससे बालक एवं मनुष्य का समाजीकरण किया जाता है। यह विचार निम्न में से किसका है? तो यह है प्रोफेसर सौरभ सिंह जी का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि यहाँ पे निम्न में से कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, अहिंसा या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका मानव मूल्य के अंतर्गत आते हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य उसे कहते हैं जिनसे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो दोस्तों ये विचार अर्बन का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे मूल्य के संबंध में सत्य रूप
में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वस्तु का रंग व रूप, सुगंध, तापमान तथा आकार होता है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो दोस्तों ये विचार जॉर्ड का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाम भी अजीब अजीब है इन सबका। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मूल्य का संबंध आंतरिक रुचियों से होता है जिनका अनुमोदन समाज द्वारा किया जाता है और उनकी वस्तुनिष्ठ रूप में परख की जाती है। उक्त विचार निम्न में किसका है? तो दोस्तों यहाँ पे है इनका जॉन डेवी जी का विचार ये, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, जो कि है कि मूल्य समाज द्वारा अनुमोदित उन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंध, अधिगम या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आत्मसात किया जाता है और जो व्यक्तिगत मानकों तथा आकांक्षाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उक्त विचार इनमें से किसका है? दोस्तों ये है हमारे राधा कृष्ण मुखर्जी जी का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि निम्न में से कौन मूल्य की विशेषता है? तो यहाँ पे है कि मूल्यों को सीखा जाता है, मूल्य सामान्यतः स्थायी प्रकृति के होते हैं, मूल्य व्यक्तित्व के भीतरी गहराई पर स्थित होते हैं, उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों ये भी मूल्य की विशेषता इन सभी को जो है फॉलो करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड है कि निम्न में से कौन मानव मूल्य के महत्व को स्पष्ट करता है? तो यहाँ पे भी जो है आपका मूल्य है कि ऑप्शंस की मूल्य निर्णय लेने में सहायता करते हैं, मूल्य हमारे जीवन को दिशा देते हैं, मूल्य एक समाज के निर्माण में मदद करते हैं। एंड है कि उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है कि श्रद्धा, विनम्रता, अस्तिकता, सहृदयता, एंड है कि शांति, दया, उपरोक्त में से सभी। दोस्तों आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत इन सभी को जो है यहाँ पे फिलअप किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मूल्य के प्रकार हैं? तो यहाँ पे है कि आध्यात्मिक, नैतिक मूल्य, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो जो है ये सभी मूल्य के अंतर्गत आते हैं, इसके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे वस्तुएं जो इच्छित हैं या विचार किसका है? तो ये विचार दोस्तों नॉर्मली पार्क का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि मूल्यों का निर्माण मनुष्य की रुचि द्वारा होता है, अतः मूल्यों के अंतर्गत मनुष्य द्वारा इच्छित वस्तु की परख अथवा मूल्यांकन भी आता है। उक्त विचार निम्न में किसका है? तो दोस्तों ये विचार है स्टेनले हॉल का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि मूल की प्रकृति के संबंध में 3 मत प्रचलित हैं, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पे आपका आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, आपेक्षिकीय मत जो है ये सभी शामिल है, तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन बचता है जेहाती मत, जो कि शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि निम्न में से किसे मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया के 7 मानदंड निर्धारित किए गए हैं? तो पहला है रथ, हरमीन, साइमन, उक्त तीनों में सम्मिलित रूप से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उक्त तीनों में सम्मिलित रूप से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि रथ, हरमीन और साइमन ने मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में किन मानदंडों को निर्धारित किया? तो यहाँ पे है कि ऑप्शंस, पहला कि स्वतंत्र चयन, विकल्पों में से चयन, महत्व देना, विकल्पों के परिणाम के संबंध में विस्तार पूर्वक चयन, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना, चयन का क्रियान्वित पुनरावृत्ति, या फिर ये सभी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये उपरोक्त सभी जो हैं ये रथ, हरमिन और साइमन ने जो है मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में मानदंड निर्धारित किए हैं इन सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें 28 की, तो है कि निम्न में से किसने सामाजिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया? तो यहाँ पे दोस्तों जो दुर्खीम जी थे इन्होंने सामाजिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम पे आपको क्लिक करना है, टिक लगाना है। एंड है कि मूल्य की विवेचना एक सामाजिक तथ्य के रूप में होनी चाहिए। सामाजिक तथ्य व्यवहार जो है, व्यवहार के अंतर्गत विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप में संभव है और वह एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। उक्त विचार निम्न में किसका है? तो ये भी दुर्खीम जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो वो भी दुर्खीम जी पे रिलेटेड है। तो वो है कि दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य की भांति सामाजिक मूल्यों की 2 विशेषताएं होती हैं। तो पहला है कि बाह्यता, एंड दूसरा है बाध्यता, एंड तीसरा है तटस्थता, या फिर है कि ए एवं बी, यानी कि बाह्यता और बाध्यता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बाध्यता एंड बाह्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि मूल्यों द्वारा सभी चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है, चाहे वे भावनाएं हों या विचार, क्रिया, गुण, वस्तु, समूह, लक्ष्य या साधन हो। उक्त विचार निम्न में किसका है? तो वो है दोस्तों जॉनसन जी का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि मूल्य व्यक्तित्व को या सामाजिक अंतरक्रिया की व्यवस्था को संगठित करने में सहायक होता है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो ये भी दोस्तों जॉनसन का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि निम्न में से कौन नैतिक सकारात्मक मूल्य है? तो यहाँ पे है कि ऑप्शंस अहिंसा, शांति, धैर्य, उक्त सभी। तो यहाँ पे नैतिक सकारात्मक मूल्य में के अंतर्गत ये सभी आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि यहाँ पे निम्न में कौन नकारात्मक मूल्य है? सकारात्मक में आपने देखा अहिंसा, शांति, धैर्य ऊपर वाले क्वेश्चन में, एंड इसमें नकारात्मक मूल्य का जो है आपको क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहाँ पे है कि हिंसा, अन्याय, कायरता, उक्त सभी। तो यहाँ पे तीनों जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वो सभी के सभी नकारात्मक मूल्य, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि निम्न में से कौन नैतिक सामाजिक मूल्य है? तो यहाँ पे है कि पहला सच्चाई, दूसरा ईमानदारी, तीसरा मैत्री है, चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों नैतिक सामाजिक मूल्य आपका उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे फिलअप करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि निम्न में से कौन मानव मूल्य में शामिल है? तो पहला है कि नैतिक मूल्य, दूसरा है आध्यात्मिक मूल्य, एंड दोस्तों तीसरा ऑप्शन दिया है हिंसा, एंड चौथा है कि आपका ए और बी। तो यहाँ पे दोस्तों ए और बी दोनों है, यानी कि नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि निम्न में से कौन नैतिक मूल्य है? तो पहला है कि न्याय, दूसरा ईमानदारी, तीसरा है अन्याय, चौथा है दोस्तों एवं बी दोनों। तो यानी कि न्याय एंड ईमानदारी दोस्तों आपका नैतिक मूल्य है, यहाँ पे अन्याय जो बचता है तो ये आपका जो है नैतिक मूल्य नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि न्याय एंड ईमानदारी आपका नैतिक मूल्य के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि निम्न में से कौन आध्यात्मिक मूल्य है? तो पहला है कि शांति, दूसरा है कि प्रेम, तीसरा है अहिंसा, चौथा है दोस्तों उक्त सभी। तो आपका यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है वो सभी फिलअप करते हैं इस जो है क्वेश्चन को, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि निम्न में से कौन भौतिक मूल्य नहीं है? तो पहला है कि भोजन, दूसरा है मकान, तीसरा है दया यहाँ पे, चौथा जो है आपको यहाँ पे वस्त्र देखने के लिए मिल सकता है। भौतिक मूल्य का मतलब आप जिन चीज़ों को छू सकते हैं या फिर इनको आप महसूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है भोजन आप जो है खा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, एंड यहाँ पे दोस्तों मकान आप उसको भी वो कर सकते हैं, वस्त्र कपड़ा उसको भी आप जो है फील कर सकते हैं। यहाँ पे दया जो है आपका जो है भौतिक मूल्य नहीं है दोस्तों, ये आपका नैतिक मूल्य के अंतर्गत आता है। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इसका है राइट आंसर। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक मूल्य नहीं है? मनोवैज्ञानिक मूल्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रेम, दान, दया, करुणा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो दान यहाँ पे ऑप्शन है वो आपका मनोवैज्ञानिक मूल्य नहीं है। दान जो है प्रवृत्ति होती है किसी की। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि निम्न में से कौन राजनीतिक मूल्य नहीं है? तो यहाँ पे है ईमानदारी, दूसरा है भ्रष्टाचार, तीसरा है सेवा भाव, एंड यहाँ पे है कर्तव्य निष्ठा। तो यहाँ पे राजनीतिक मूल्य के अंतर्गत दोस्तों भ्रष्टाचार नहीं आता है, लेकिन हमारे देश में जो है इसकी वैल्यू ही कुछ अलग है, एंड ये लोग इसको ही बढ़ावा दे रहे हैं भ्रष्टाचार को। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि निम्न में से कौन न्यायिक मूल्य नहीं है? तो यहाँ पे है कि सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, एंड संविधान सम्मत, एंड घूसखोरी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका न्यायिक मूल्य के अंतर्गत घूसखोरी नहीं है, फिर भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे देश में, पता नहीं क्यों, एंड ये पता नहीं कब तक ख़त्म होगा। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक मूल्य है? यहाँ पे पहला है जिम्मेदारी, दूसरा है सत्यनिष्ठा, तीसरा है जवाबदेही, एंड चौथा है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका व्यावसायिक मूल्य के अंतर्गत ये सभी आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सौंदर्य बोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। लगभग सभी विचार मूल्यों के अभिष्ट चरित्र को स्वीकार करते हैं। उच्च विचार इसमें से किसका है? तो ये है दोस्तों विचार सीवी गुड का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो है कि मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। उक्त विचार इनमें से किसका है? तो दोस्तों ये विचार है आलपोर्ट का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि मूल्य आधार सौंदर्य कुशलता या महत्व के मापदंड है जिनका लोग समर्थन करते हैं, एंड जिनके साथ वे जीते हैं, जिन्हें वे कायम रखते हैं। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो ये दोस्तों विचार है जैक आर फ्रैंकल का, इसलिए ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि कोई भी व्यवसाय स्वयं से नहीं चलता, चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। यह कथन है किसका? तो ये कथन है दोस्तों एडविन एम रॉबिन्सन का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंध ही है, जिनके बिना उत्पाद के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पाद नहीं बन पाते। यह कथन है किसका? तो ये कथन है दोस्तों पीटर एफ ड्रकर का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि प्रबंध व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। यह कथन है किसका? तो दोस्तों ये कथन है आपका आलवीर शेल्डन का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वयन व नियंत्रण करने से है। यह कथन है किसका? तो दोस्तों ये कथन है फेयोल का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों अभी तक हमने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं एंड अभी भी 50 क्वेश्चंस बाकी हैं, तो चलिए उनको भी हम फटाफट से जो है ख़त्म कर देते हैं। चलिए तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन आपका है लॉरेंस ए पले का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि कौन सा कार्य प्रबंध कार्य नहीं है? तो यहाँ पे है कि नियोजन, नियुक्तिकरण, सहयोग, नियंत्रण। तो आपका सहयोग जो है ये कार्य प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध एक है, तो पहला है कि कला, दूसरा है विज्ञान और तीसरा ऑप्शन है कि कला और विज्ञान दोनों, और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कला और विज्ञान के अंतर्गत प्रबंध जो है, प्रबंध में ये दोनों जो है खूबियाँ होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? तो पहला है कि रोजगार उपलब्ध कराना, दूसरा है संगठन का विकास, तीसरा है लाभ अर्जित करना, तीसरा और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों नीति निर्धारण करना। तो दोस्तों प्रबंध का उद्देश्य नीति निर्धारण करने को नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि नीति निर्धारण कार्य है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है उच्च स्तर प्रबंध का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समन्वयन है, तो आपका समन्वय है प्रबंध का सार, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि प्रबंध का प्रथम कार्य है, तो प्रबंध का दोस्तों प्रथम कार्य आपका नियोजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का करता है, तो आपका दूसरों का प्रबंध करता है, इसलिए उसको प्रबंधक कहा जाता है। तो प्रबंधक को दोस्तों इंग्लिश में मैनेजर कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि प्रबंध एक व्यवस्था है, तो कौन सी व्यवस्था है दोस्तों? गतिशील व्यवस्था है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है, तो वो भी आपकी प्रबंध के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है जीवित रहना, लाभ, विकास, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी को जो है शामिल किया जाता है प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है कि प्रबंध एक शक्ति है, तो दोस्तों प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, इसलिए आपसे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? तो दोस्तों आपका प्रबंध विज्ञान के सरल रूप में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है, तो आपका इसमें लागू होता है आपका विक्रेता की सावधानी का नियम, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि प्रबंध की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों प्रबंध की आवश्यकता आपको हमेशा देखने के लिए मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि भारत की प्रगति की धीमी गति का मुख्य कारण, तो यहाँ पे भारत की प्रगति में गति का जो है धीमी गति का प्रमुख कारण यहाँ पे कुशल प्रबंध है। एंड जिस दिन ये हो जाता है तो वो जो है रफ्तार पकड़ लेगी भारत की प्रगति, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होता है आंसर। एंड यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध किसका नौकर है? तो आपका प्रबंध जो है प्रशासन का नौकर है, प्रबंध जो है प्रशासन के अंतर्गत आता है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि प्रबंध कला है, प्रबंध कला है दोस्तों स्वयं काम करने और दूसरों को काम लेने दोनों की, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि प्रबंध की शुरुआत कहाँ से होती है? तो यहाँ पे पहला है कि संगठन, दूसरा है कि निर्देशन, तीसरा नियुक्तिकरण एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रबंध की शुरुआत इनमें से कहीं से भी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि प्रबंध चलने वाली प्रक्रिया है, तो प्रबंध कैसी है प्रक्रिया? तो यहाँ पे है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों एंड अब बचते हैं 30 क्वेश्चन केवल, उसको भी हम लोग कर लेते हैं जल्दी से।
तो यहाँ पे है कि प्रबंध के कितने स्तर हैं, तो दोस्तों आपके प्रबंध के 3 स्तर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रबंध के स्तर नहीं है, तो यहाँ पे मुख्य स्तर जो है आपका जो है प्रबंध का स्तर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई, तो आपकी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा 2013 में आई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध का सार है, तो प्रबंध का सार है दोस्तों स्टाफिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्ताक्षर है क्योंकि इसमें शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है दोस्तों, मशीन शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है कितने परसेंट का दोस्तों, तो आपका 35% जो है भाग व्यय करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है दोस्तों कि भारत में प्रबंध है, तो भारत में दोस्तों प्रबंध की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम था, तो विवेकानंद जी का पूर्ववर्ती नाम जो है नरेंद्र दास दत्त था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि स्वामी विवेकानंद के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्वामी जी के पिता एक विख्यात अध्यापक थे, स्वामी जी के दादा ने 25 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था, स्वामी जी के पूर्वज बहुत गरीब एवं पढ़े लिखे नहीं थे, स्वामी जी के दादाजी अच्छे संगीतज्ञ थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है कि स्वामी जी के दादा ने 25 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी जी के जन्म की तारीख निम्न में से क्या है, तो स्वामी जी का जन्म दोस्तों 12 जनवरी 1863 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों तो है कि जिस दिन स्वामी जी का जन्म हुआ उस दिन कौन सी तिथि थी, तो दोस्तों यहाँ पे मकर संक्रांति थी। ओके, इस दिन यहाँ अपने इंडिया में मकर संक्रांति मनाते हैं, वहाँ मतलब उसी दिन उनका जो है बर्थ हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि स्वामी विवेकानंद के पिता आर्थिक दृष्टि से संपन्न और सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित थे, तो यहाँ पे जो है कि उपयुक्त कथन अर्ध सत्य हैं, पूर्ण सत्य हैं, असत्य हैं या फिर आंशिक जो है असत्य हैं, तो ये दोनों जो है सही हैं क्योंकि उनके पिता आर्थिक दृष्टि से संपन्न और सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कब हुआ था, तो यहाँ पे है कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय, तो यही आपका राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्लिक करना है आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी जी की माँ भुवनेश्वरी देवी बहुत धर्मपरायण महिला थी, उन्होंने पुत्र प्राप्त के लिए निम्न में से किस देवता की जो है आराधना की थी, तो यहाँ ने उनकी माँ जो थी स्वामी जी की भुवनेश्वरी देवी, उन्होंने भगवान शंकर से जो है आराधना की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो है कि बालक नरेंद्र नाथ की शिक्षा दीक्षा किस उम्र में प्रारंभ की गई, तो बालक नरेंद्र नाथ की जो है शिक्षा दीक्षा आपकी 5 वर्ष से ही प्रारंभ कर दी गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्वामी जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ से कई सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है लास्ट वाला है कि बालक नरेंद्र को प्रारंभ से ही क्रिकेट खेलने में बड़ी रुचि थी, तो ये आपका बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि ये असत्य है, आपका ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि बालक नरेंद्र नाथ की माँ भुवनेश्वरी देवी बाल्यावस्था में उन्हें रामायण और महाभारत के कथा प्रसंग सुनाया करती थी, इन प्रसंगों को सुनकर जिस चरित्र से बालक नरेंद्र नाथ सबसे अधिक प्रभावित हुए थे वो कौन थे, उनको आपको बताना है, तो यहाँ पे है कि ऑप्शंस भगवान शंकर, श्री हनुमान जी, श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, दोस्तों वो नरेंद्र नाथ जी जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे वो हनुमान जी थे, ऑप्शन नंबर बी श्री हनुमान जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि मैं एक महान पिता का पुत्र हूँ, यह कथन विवेकानंद अपने पिता के बारे में सगर्व कहते थे, उसका कारण निम्न में से क्या था, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कई सारे, एंड आपको ऑप्शन नंबर सी राइट देखने के लिए मिलता है क्योंकि यह है कि उन्होंने अपने निवास स्थान दत्त भवन में बहुत सारे लोगों को आश्रय दे रखा था और वे उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि स्वामी जी के पैतृक निवास का नाम क्या था, तो अभी जस्ट आपने ऊपर देखा कि उन्होंने अपने निवास स्थान दत्त भवन के बारे में है यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे उनका पैतृक निवास का स्थान दत्त भवन था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों है कि स्वामी जी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है यहाँ पे क्योंकि है कि बाल्यकाल से ही भारत जो है बालक नरेंद्र नाथ में साधुओं फकीरों को दान देने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि बाल्यकाल में नरेंद्र नाथ जिस व्यक्ति से सबसे अधिक प्रभावित हुए और फिर उसका अनुकरण करने का संकल्प लिया वो कौन था? तो वो जो है उनकी अपनी गाड़ी के कोचवान जी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि स्वामी जी प्रथम जिस स्कूल में पढ़े थे उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उस स्कूल का नाम था मेट्रोपोलिटन इंस्टीट्यूशन, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि सन 1877 में 14 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र नाथ अपने पिता के साथ कलकत्ता छोड़कर किस स्थान पर चले गए थे? तो वो आए थे दोस्तों आपका रायपुर में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि स्वामी जी को अपनी आयु के किस वर्ष में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उनको अब 16 वर्ष में ही अपना पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो है कि स्वामी जी ने अपने बाल्यकाल में सबसे पहले किस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर के जो है पुरस्कार प्राप्त किया था? तो दोस्तों स्वामी जी ने मुक्केबाजी में प्रतियोगिता में सबसे पहले ही उन्होंने जो है पुरस्कार प्राप्त किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों क्या है कि बालक नरेंद्र नाथ का रायपुर से कलकत्ता पुनरागमन किस आयु के किस वर्ष में हुआ था? उनकी आयु के किस वर्ष में हुआ था? तो 18 वर्ष में फिर से उनका रायपुर से कलकत्ता पुनरागमन हुआ था, यानी कि फिर से वो यहाँ से वहाँ गए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रूप में श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, उनकी जन्म तिथि क्या है? तो उनकी जन्म तिथि है दोस्तों 17 फरवरी 1836, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री रामकृष्ण परमहंस बंगाल के किस जिले के रहने वाले थे? तो वो दोस्तों बंगाल के हुगली जो है जिले से रहने वाले थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि श्री रामकृष्ण परमहंस के गांव का नाम बताइए। तो आपका यहाँ से कामार पुकुर जो है गांव से ये बिलोंग करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों एंड लास्ट क्वेश्चन की, तो है कि श्री राम कृष्ण जिस मंदिर के पुजारी बने उसे किसने बनवाया था? तो दोस्तों उसे रानी रासमणी जी ने बनवाया था, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ दोस्तों। एंड नेक्स्ट वीडियो जब भी ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ की आएगी तो वो आपका 100 के ऊपर सही आएगी। एंड चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक भी नहीं किया है आपने। चलिए किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।